हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है एथिक्स या नीति शास्त्र। इसी की प्रथम यूनिट की शुरुआत होती है नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि नीति शास्त्र क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके स्वरूप में क्या आता है और क्षेत्र में क्या आता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न उठते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के समक्ष ऐसे प्रश्न आते रहते हैं जो उसके सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे मैं इन प्रश्नों के बारे में बात करूं तो जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति अच्छा है, उसका करेक्टर या चरित्र अच्छा है, बुरा है, अथवा फला कर्म, अमुक कर्म या कोई भी कर्म अच्छा है, उचित है, अनुचित है, या ऐसा कहें कुछ विशेष परिस्थितियों में यह कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। या इस तरह कहे कि जो हमारा दैनिक जीवन है, जो आम जीवन है, जिनमें हम चर्चा करते हैं शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य, जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द दर्शन की जिस धारा से संबंधित होते हैं वह धारा को हम नीति शास्त्र कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि नीति शास्त्र क्या है। मनुष्य के जीवन के जो ये आधारभूत कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में अगर हम बात करें तो वो प्रश्न क्या हो सकते हैं। जैसे, क्या मनुष्य को कोई कर्म करने की स्वतंत्रता है अथवा नहीं है, या उन मनुष्य कोई कर्म कर रहा है। अब हम एथिक्स में या नीति शास्त्र में सबसे अधिक जो बात होगी वह होगी कर्म की। कर्म अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं, हम मतलब जब मैं हम शब्द का प्रयोग करता हूँ, मैं, आप और इसके अतिरिक्त जो समस्त मनुष्य जाति है उसके सभी सदस्य। कर्म को समझने से साथ साथ इसके तो प्रकार होते हैं वो भी समझ लेने चाहिए। कर्म अर्थात हम जो कार्य करते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, एक ऐच्छिक कर्म, दूसरे नित्य या नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म अर्थात ऐसे कर्म जो हमें नित्य रूप से संपन्न करने पड़ते हैं। इनमें खाना पीना, शौच, नहाना या इस तरह के जो कर्म हैं, जो चाहे तो करें चाहे तो ना करें, इनके करने या ना करने का किसी दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूर्णतया शुद्ध रूप से व्यक्तिगत हमसे ही संबंधित रखते हैं। हम कितने समय भोजन करते हैं, हम कब कब नहाते हैं, या इस तरह के इन्हीं से संबंधित अन्य कर्म। दूसरे होते हैं ऐच्छिक कर्म। इन्हें हम चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। नीति शास्त्र में मूल रूप से इन ऐच्छिक कर्मों की ही चर्चा होती है। ये ऐच्छिक कर्मों की चर्चा इसलिए की जाती है, ऐच्छिक कर्म व्यक्तिगत नहीं होते, ये हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए या जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस समूह में हम रहते हैं उनसे भी संबंधित होते हैं। नीति शास्त्र मूल रूप से मनुष्य के इन्हीं आधारभूत प्रश्नों से जुड़ा हुआ होता है और कोशिश करता है कि इन प्रश्नों पर विचार करते हुए इनके संतोषप्रद या आधारभूत समस्याओं के जो हल हैं, उपाय संभव हो सकते हैं, वो प्रदान करता है। इन प्रश्नों पर विचार करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर हमें क्या करना चाहिए। मूल रूप से पूरा नीति शास्त्र इस पे जुड़ा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन परिस्थितियों में हम नहीं करेंगे कोई कार्य या कोई कर्म करेंगे तो क्या फल हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। यहाँ पूरी तरह से आपको एक स्वतंत्रता देते हुए हमारे ऐच्छिक कर्मों के परिणामों पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो नीति शास्त्र है या एथिक्स है, इसकी एथिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई,
हिंदी में हम इसको नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसको एथिक्स या मॉरल फिलोसफी कहते हैं। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द एथिका से हुई है, जो उसी भाषा के शब्द एथोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। उसी प्रकार मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ भी रीति रिवाज ही होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, एथिक्स और मोरल शब्द के अर्थ से कह सकते हैं कि नीति शास्त्र का संबंध प्रचलित रीति रिवाजों तथा सामाजिक परंपराओं से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। देखिए, जब हम पहले चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा ऐच्छिक कर्म कौन से होते हैं? व्यक्ति के ऐसे कर्म जो उसके साथ साथ उससे जुड़े अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। वो उस समूह के हो सकते हैं, उस परिवार के हो सकते हैं, उस समाज के हो सकते हैं। इसी प्रकार जो इन शब्दों के अर्थ आए मोरल के और एथिका के, वो भी क्या है? प्रचलित रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं। वो भी मनुष्य की अन्य लोगों के साथ ही होती। एक अकेले मनुष्य का कोई रीति रिवाज नहीं होता, उसकी कोई सामाजिक परंपरा नहीं होती, उसके लिए कुछ अच्छा बुरा शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन अगर वो एक समूह में रहता है, समाज में रहता है, तो उसके लिए अच्छा बुरा उचित अनुचित सब प्रत्यय लागू हो जाते हैं। इसी की इन शब्दों की परिभाषा से भी यही निकलता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीति शास्त्र या की एक परिभाषा। अगर हम नीति शास्त्र के या नैतिक दर्शन को एक परिभाषा में बांधने का प्रयास करें तो वह परिभाषा क्या हो सकती है? वह परिभाषा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नीति शास्त्र वह मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या इच्छिक कर्मों पर निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित अथवा शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड प्रस्तुत करता है और इस निर्णय के आधार के लिए कुछ सिद्धांत अथवा मानकों या आदर्शों की स्थापना करता है। यह एक बहुत ही बड़ी व्यापक परिभाषा है। इस व्यापक परिभाषा को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें नीति शास्त्र की एक जो क्राइटेरिया कहते हैं, एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा व्यापक कर दिया। इसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन का और व्यक्तिगत जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा जिसमें जहाँ तक नीति शास्त्र की पहुँच नहीं है। अब इस परिभाषा को अगर हम टुकड़ों में बांटें, हिस्सों में बांटें, शॉर्ट रूप में करें तो इसमें 5 मुख्य निर्णय निकल के आते हैं। क्या आते हैं? इस परिभाषा का हम विश्लेषण करते हैं तो क्या कहा गया है? नीति शास्त्र एक विज्ञान है, यह एक आदर्श मूलक विज्ञान है, यह केवल मनुष्यों के आचरण पर विचार करता है, यह समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण के संबंध में ही निर्णय देता है, यह कुछ मूल सिद्धांतों या आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। देखिए, यह इस परिभाषा को हम जब विभक्त करते हैं तो ये जब या इसका विश्लेषण करते हैं इस परिभाषा का, तो ये मुख्य बातें निकल कर सामने आती। क्या? विज्ञान है। विज्ञान भी कैसा? आदर्श मूलक विज्ञान। ये तो हो गया नीति शास्त्र कैसा है। फिर नीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है? क्या है क्षेत्र? कहाँ काम करता है? केवल मात्र मनुष्यों के आचरण पर। फिर कहाँ निर्णय देता है? सिर्फ समाज में रहने वाले। अब कोई पहाड़ पे बाबा जी बैठे हैं, कोई फकीर बैठा है, या कोई व्यक्ति अलग चला गया है हिमालय में, एकांत में रह रहा है, वर्षों से किसी से नहीं मिला, तो उसके बारे में एथिक्स कुछ नहीं कह सकता। वो एक अकेला मनुष्य है। उसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा में कहा, अगर कोई अकेला मनुष्य है और उसका कोई सोसाइटी में नहीं है, कहीं नहीं रहता, किसी से कोई संबंध नहीं है, मंगल ग्रह पे रह रहा है, एक अकेला है, उसके बारे में एथिक्स कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि एक पे एथिक्स लागू ही नहीं होता। वहाँ जो कुछ भी होगा व्यक्तिगत होगा, वो जो कुछ करेगा उसका अन्य पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही है। नीति शास्त्र वहीं लागू होता है जब व्यक्ति के कर्म उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं। और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है?
कुछ मूल सिद्धांत, कुछ थ्योरीज देता है, ताकि ऐसी ऐसी परिस्थिति में ऐसा ऐसा होने पर ऐसा ऐसा करना चाहिए, या आइडियल प्रस्तुत करता है, आदर्श। फला व्यक्ति ने फला समय में फला परिस्थिति में कुछ घटनाएं घटित हुई थी तो उसने ऐसा किया था, अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है तो हमें भी ये करना चाहिए, इनकी स्थापना करता है। अब हम इन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहला, नीति शास्त्र एक विज्ञान है। इसका अर्थ यह होता है कि विज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो नीति शास्त्र में भी पाई जाती है। विज्ञान की सामान्य विशेषताएं क्या होती है? किसी विषय वस्तु अथवा घटना का यथासंभव अर्थात जहाँ तक हो सके पूरा क्रमबद्ध व्यवस्थित विवेचन करना और पूर्णतया निष्पक्ष होकर उससे संबंधित तथ्य सत्य का अनुसंधान करना विज्ञान का कार्य होता है। इस प्रकार अब देखो, इस परिभाषा में विज्ञान की क्या विशेषता है? क्रमबद्धता, अर्थात विज्ञान में कोई भी आपको सिद्धांत दिया जाएगा तो उसमें कंटिन्यूटी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, अचानक से कहीं कोई से कुछ नहीं आ सकता। दूसरा, निष्पक्षता होगी, पूरी तरह से निष्पक्ष रह के कार्य किया जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होगी, अर्थात जो निर्णय आया है वो निर्णय जिस व्यक्ति ने वो दिया है उसके अलावा दूसरा भी उन परिस्थितियों को, क्रमबद्धता को, निष्पक्षता को फॉलो करते हुए अगर करेगा तो वही निर्णय आएगा। और लक्ष्य, जो प्राप्त हुआ रिजल्ट, वो उसी रूप में सबके सामने रख दिया जाता है, अच्छा या बुरा समाज पे छोड़ दिया जाता है कि समय के साथ वो साबित होता है। व्यक्ति नहीं कहता ये मैंने सिद्धांत दे दिया, ये सही है, अब इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। आपने देखा होगा विज्ञान में हमेशा नवीनता रहती है, अर्थात जो भी सिद्धांत है वो 100% सही नहीं होता, वहाँ संभावनाएं छोड़ी जाती है। नीति शास्त्र भी यही करता है, वह मनुष्य के स्वभाव, उसकी क्षमताओं के आधार पर उन समस्याओं का स्पष्टीकरण और समाधान करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, नीति शास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान है। आदर्श मूलक इसको इसलिए कहते हैं कि यह फैक्चुअल नहीं है, अर्थात कोई तथ्यों का वर्णन करने वाला विज्ञान नहीं है। ये ऐसा नहीं कहता, जैसे बोटनी आपने सबने सुना ही होगा, वनस्पति शास्त्र क्या है? एक फैक्चुअल है, विवरणात्मक है, वो तथ्य बताता है। हम किसी पेड़ की बात करते हैं, अपने कॉलेज में देखो इतने पौधे लगे हुए हैं, किसी भी खेजड़ी सब ने देखी होगी। बोटनी जब की बात होगी तो बताएगा इस पौधे का वैज्ञानिक नाम ये है, फूल पत्तियां ऐसी होती है, जड़ ऐसी होती है, इस मौसम में लगता है, इस मौसम में नहीं लगता, ऐसी जब नमी चाहिए, इसके फलों के ये लाभ। यहाँ क्या है? फैक्ट्स है, उनका सीधा फैक्ट्स के तौर पर वर्णन है, ना भावनाएं हैं, ना इमोशंस है, अच्छा बुरा उचित अनुचित कुछ नहीं, जो है वो सामने है, जैसा है वैसा है। जबकि नीति शास्त्र ऐसा नहीं है, वो फैक्ट्स का वर्णन नहीं करता, उन घटनाओं का मूल्यांकन करता है। किसी व्यक्ति ने, जैसे किसी ने चोरी की तो फैक्ट्स तो ये हुए, रात के इतने बजे थे, व्यक्ति घर में घुसा, कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था, हमारे घर से संबंधित नहीं था, अनुचित रूप से, अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया, तो ये तो हुए उसके तथ्यों के वर्णन। लेकिन नीति शास्त्र करेगा कि वो क्यों आया, क्या वो आदतन अपराधी है, किसी परिस्थिति के वश होकर आया, क्या मजबूरी रही होगी उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा, इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन करेगा वो नीति शास्त्र में होते हैं। इसलिए नीति शास्त्र को क्या कहा जाता है? आदर्श मूलक विज्ञान कहा जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मनुष्य के आचरण पर। मनुष्य के आचरण का अर्थ है, मैंने पहले ही बताया था, मनुष्य दो तरह के कर्म करता है। जब मैं मनुष्य कहता हूँ, सीधी सी बात है, हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, अर्थात आप जो भी कर्म करते हो, हम सभी दो ही तरह के कर्म करते हैं। बाद में कर्मों के अनेक प्रकार है, मूल रूप से कर्मों की दो ही कैटेगरी, ऐच्छिक कर्म और नित्य कर्म। नित्य कर्म मैंने बताया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, नहा लिए, स्वच्छ रह गए, इस तरह के जो कर्म हैं, ये क्या है? नित्य कर्म। ये सभी को करने होते हैं, एक मनुष्य के तौर पर सभी को। श्वास लेना, ये सभी को है, इन कर्मों का कोई मूल्यांकन नहीं है, ये एक जीवन जीने के लिए जरूरी है। दूसरे होते हैं ऐच्छिक कर्म। आप जा रहे हैं, कोई सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त है, आपने उसकी सहायता की, इच्छाएं करिए, इच्छाएं मत करिए, ये क्या है? आपका ऐच्छिक कर्म। एग्जाम में बैठे हैं, साथ वाले ने पूछ लिया, उसको बताना है,
अब वो अनुचित है उचित है वो बाद में तय होगा, बताना नहीं बताना आप पे निर्भर करता है। आता है बताइए, नहीं आता है मत बताइए, आता है फिर भी मत बताइए। इस तरह के 5-6 ऑप्शन निकल आएंगे आपसे। उचित अनुचित उनके आधार पर तय किया जाता है। यहाँ आपके पास अनेक विकल्प होते हैं। प्यास लगी है तो आपको पानी पीना ही होगा और कोई विकल्प नहीं। भूख लगी है भोजन करना ही होगा। इनके विकल्प नहीं है क्योंकि ये नित्य कर्म है, जीवन जीने के लिए अनिवार्य कर्म है। तो इन कर्मों का नीति शास्त्र मूल्यांकन नहीं करता कि आपने कितनी बार खाना खाया है, 2 बार खाया है या 5 बार खाया है या 6 दिन व्रत रखते हो। इनका कोई मूल्यांकन नहीं। मूल्यांकन किनका है? ऐच्छिक कर्मों का। दूसरे, मानसिक दृष्टि से जब मनुष्य का अर्थ होता है एक सामान्य मनुष्य, कोई पागल मनुष्य है, उसके कर्मों का कुछ नहीं होता। ये छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, उसको कोई समझ नहीं, 10 महीने का बालक है, अबोध है, उनके कर्मों का कोई मूल्यांकन नहीं होता। और पशुओं के कर्म का भी कोई मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करता। और जो नित्य कर्म है वो क्या होते हैं? उनको अनिच्छिक कर्म भी कह सकते हैं। अनिच्छिक कर्म या का मतलब होता है मनुष्य का उस पर नियंत्रण नहीं है। आपका इस पर नियंत्रण नहीं है कि आपको कब प्यास लगनी चाहिए कब नहीं लगनी चाहिए। आपको जो आपने खाया है वो आपको पचेगा नहीं पचेगा, आपका नियंत्रण नहीं है। आपका हृदय की धड़कन है, वो धड़कता है तो उस धड़कन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। श्वास पर कितनी देर नियंत्रण रख सकते हो? सामान्यतः हम सभी 1 मिनट तक, जो ज़्यादा ही विशेषज्ञ है 2 मिनट 5 मिनट। आप सदैव के लिए सांस नहीं रोक सकते, लेकिन आप ये प्रण लेकर कर सकते हो कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। ये आप ताउम्र निभा सकते हो, लेकिन श्वास पर नहीं रख सकते। तो अनैच्छिक कर्म या नित्य कर्म है, उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। ऐच्छिक कर्म का अर्थ होता है जिन्हें करने या न करने। जैसे मैंने बताया, पेपर में, परीक्षा में आप बैठे हो, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई भी मान लीजिए जो आपके साथ बैठी है। अब आप वादा करके आए हैं कि मैं तुझे परीक्षा में प्रश्न बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ या आपका हृदय के मन में आ जाता है नहीं, परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या किसी को नकल कराना एक अनुचित कार्य माना जाता है। वहाँ आपके पास देखिए कितने ऑप्शन हैं। साथ वाले ने पूछा, चाहे तो प्रश्न बता सकते हो, चाहे तो नहीं बता सकते हो। बताने में भी, मुझे आता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे नहीं आता मैं झूठी बता रहा हूँ, मुझे आता है फिर भी नहीं बता रहा, मुझे नहीं आता इसलिए नहीं बता रहा हूँ। कई विकल्प बन सकते हैं। वहाँ आप अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हो। मुझे तो बहुत आता है लेकिन क्या करूँ, ये जो सर है मेरी सिर पर खड़े हैं, कैसे बताऊँ, बताएंगे तो मेरी कॉपी ले लेंगे। इस तरह के कई कार्य होते हैं। और जो सबसे अंतिम आता है, यह कुछ मूल सिद्धांतों, उससे पहले एक चीज और, यह समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य। यहाँ 2 शब्द है, पहला समाज में रहने वाले, दूसरा सामान्य मनुष्य। समाज में रहने का अर्थ है व्यक्ति अकेला नहीं रह रहा। मैंने पहले भी हम चर्चा कर चुके, अकेले व्यक्ति का कोई नीति शास्त्र नहीं होता, उसके लिए कुछ भी नीति नहीं होती। क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा, क्या उचित अनुचित होगा। एक अकेला मंगल ग्रह पे बैठा है, जो कुछ कर रहा है उसी के लिए लागू है, तो वहाँ नीति शास्त्र की कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह कोई जंगल में पहाड़ पे बैठा है, जिंदगी में उस 50 साल का हो गया, आज तक किसी मनुष्य से नहीं मिला, उसने अपने सिवा किसी और का चेहरा ही नहीं देखा मनुष्य जाति के किसी सदस्य के तक, उसके लिए भी एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि एक अकेला है, उसके फैसलों का किसी अन्य मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सामान्य का अर्थ होता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, विक्षिप्त है, पागल है, उसके निर्णय एथिक्स के अंतर्गत नहीं आते। बच्चा है, अबोध है, उसे ज्ञान नहीं है, उनके निर्णय भी नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं आते। और सबसे अंतिम बात, नीति शास्त्र कुछ मूल सिद्धांतों या आधारभूत आदर्शों की स्थापना करता है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि नीति शास्त्र एक रीति रिवाज या परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, उनका अध्ययन करने के बाद एक आदर्श या एक थ्योरी की स्थापना कर देता है। वो थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि ऐसी ही परिस्थिति होने पर एक सामान्य मनुष्य इस प्रकार के कार्य कर सकता है। या इसको ऐसे शब्दों में कहूँ, नीति शास्त्र के शब्दों में कहूँ, समान परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों को निर्धारित किया जा सके। अर्थात एक समान परिस्थिति में कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जा सके जो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू हो, सार्वभौमिक रूप से लागू हो। तो उन सिद्धांतों का अर्थ ये होता है कि समाज में एक
ये समाज में एक आसानी को मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि सामाजिक जो परंपराएं रीति रिवाज चलते हैं उनमें एक स्मूथनेस चलती रहे। इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसी परिस्थिति आने पर सोचना ना पड़े कि हमें क्या करना चाहिए। पहले से मानक तय ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, समान परिस्थितियां, सामान्य मनुष्य है तो पहले से मानक तय ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ झिझक नहीं है। जैसे परीक्षा वाला एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, नकल कराना अनुचित कार्य है, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू है। तो साथ वाले ने आपके पूछा लेकिन कितनी अच्छी दोस्त है, आप कह सकते हो नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मेरी नैतिकता, मेरी मोरालिटी मुझे मना करती है कि परीक्षा में मैं ऐसा दुराचार या कदाचार अनाचार ना करूं, किसी को नकल ना कराऊं। आप अपना तैयारी करके आइए वो लिखिए, मैं मेरी तैयारी करके आई हूँ वो लिखिए। इस तरह के जो सिद्धांत आदर्श हैं या आधारभूत सिद्धांत हैं उनकी स्थापना की जा सकती है। तो यह हुआ नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र, जिसमें कुछ शब्दों के अर्थ है, नीति शास्त्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है, जो मूल रूप से इन 5 को तय करते हुए संपन्न किया जाता है। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स।